हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागर स्टडी। दोस्तों, आज आप लोगों का 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। 73वां गणतंत्र दिवस 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं तो हमारे चैनल की ओर से। तो आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी से यानी समझिए, महात्मा गांधी का 1915 जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, 9 जनवरी 1915 से लेकर के आपके 1947 तक का वर्णन है। और उस बीच में जो जो भी घटनाएं होती है वो सब को हमने इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आज जानने वाले हैं, और इनसे जुड़ी जो भी घटनाएं हैं, जो भी आंदोलन है इनके द्वारा, वो सब आज जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, और इन्हें बचपन में इन्हें क्या नाम से जानते थे? तो इन्हें मोनिया कह कर के घर वाले बुलाते थे, या फिर बचपन का नाम है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बचपन का नाम मोनिया। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम है? मोनिया। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। इनके पिता का क्या नाम था? तो ये इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। ठीक है, माता कौन थी? तो माता पुतली बाई थी। माता कौन थी? पुतली बाई। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। माता तो पुतली बाई थी, और इसके बाद आगे आइए जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। ठीक है, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का क्या नाम था? पुतली बाई। इनकी माता का क्या नाम था? पुतली बाई। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था इनकी पत्नी का? तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, इनके 4 पुत्र थे। मोहनदास करमचंद गांधी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन थे? आइए जानते हैं। इनके 4 पुत्र कौन कौन थे? पहला हो जाते हैं हीरालाल। ठीक है, पहला पुत्र कौन हो जाते हैं? हीरालाल। दूसरा मनीलाल। तीसरा रामदास। चौथा देवदास। ठीक है, पहला पुत्र हीरालाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास, चौथा देवदास। ठीक है, महात्मा गांधी बैरिस्टर वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो ये लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जिन्हें अपने पिता का दर्जा को मानते हैं। ठीक है, गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला, ठीक है, के केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में 24 वर्ष के उम्र में 24 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका
के डरबन चले गए। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कितने वर्षों तक रहे? लगभग 21 वर्षों तक। 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। ठीक है। प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया गया। प्रथम सत्याग्रह अगर पूछ दे तो कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। इसमें महात्मा गांधी ने निष्क्रिय आंदोलन या फिर निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इन्होंने महात्मा गांधी निष्क्रिय आंदोलन या फिर निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। पहला इनका कौन सा आश्रम था? तो फिनिक्स आश्रम। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में बना था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित नीतियों का महात्मा गांधी ने विरोध किया था। आइए, कौन कौन सी नीतियां थी जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया? तो पहला अंगूठे के निशान का। पहला किसका विरोध किया? अंगूठे के निशान का। दूसरा विवाह कानून का। तीसरा रंगभेद कानून का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किन किन नीतियों का विरोध किया? तो पहला अंगूठे के निशान का, दूसरा विवाह कानून का, तीसरा रंगभेद का। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को पहली बार रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग स्टेशन के नीचे फेंक दिया गया। महात्मा गांधी को पहली बार रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग स्टेशन के नीचे फेंक दिया गया। एग्रीमेंट, वहाँ अगर दक्षिण अफ्रीका में एग्रीमेंट समाप्त हो जाता था तो भारतीयों पर क्या लगता था? दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा। तो दक्षिण अफ्रीका सरकार कौन था? तो ये तो उस समय अंग्रेज ही तो थे वहाँ। तो उनके द्वारा क्या लगाया जाता था? कर, टैक्स लगाया जाता था। अगर एग्रीमेंट भारतीयों का समाप्त हो जाता था दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा, और सरकार में कौन था? अंग्रेज था। ठीक है, उसके द्वारा क्या लगाया जाता था? टैक्स लगाया जाता था अलग से। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। ठीक है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी मुंबई बंदरगाह भारत आए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कहाँ आए? भारत में। भारत के कहाँ? मुंबई में। ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। ठीक है। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम सत्याग्रह आश्रम था। अब ये सत्याग्रह आश्रम कहाँ था? तो ये सत्याग्रह आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में निर्मित किया गया था। इसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी मुंबई बंदरगाह भारत आए। इसी उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम सत्याग्रह आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में निर्मित किया गया, इसलिए इन्हें साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें गांधी जी को बिहार आने का न्योता कौन दिए थे? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया और संत राउत ने दिया। तो ये आपका बिहार स्पेशल में बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें गांधी जी को बिहार आने का न्योता राजकुमार शुक्ल और संत राउत को दिया गया। ठीक है। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण कहाँ अवस्थित है? तो बिहार का यह एक जिला है। चंपारण कहाँ अवस्थित है? तो ये बिहार का यह एक जिला है। ठीक है। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ये चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू होता है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार का एक जिला है। ठीक है।
महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह में क्या होता था कि 3/20 पद्धति, कितना 3/20 पद्धति था, जिसमें नील के खेती के लिए किसानों को काफ़ी समस्या करता था। मतलब नील की खेती नहीं उगाना चाहते थे किसान लोग, और से ज़बरदस्ती अंग्रेज लोग उगवाता था 3/20 पद्धति के अनुसार। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन थे वहाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक है। अब गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने किन्हें दिया, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। चंपारण सत्याग्रह जो है 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को, चंपारण जो सत्याग्रह है 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो ये 19 अप्रैल चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ। गांधी जी राजकुमार शुक्ल और संत राउत के बुलाने पर आए थे, ये बात आप पुनः ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद आंदोलन क्या था, तो आइए अहमदाबाद आंदोलन के बारे में जानते हैं। यह आंदोलन अहमदाबाद के मिल मजदूरों के प्लेग बोनस को लेकर के था। यह आंदोलन अहमदाबाद में मिल मजदूरों के प्लेग बोनस को लेकर के था। इस सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी उपवास और हड़ताल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में टेक्सटाइल मिल, सूती वस्त्र के मजदूरों ने अपने प्लेग बोनस के लिए आंदोलन किया, जिसमें 35% अतिरिक्त बोनस प्रदान किए गए। ठीक है, ये आपका प्रश्न बन सकता है, 35% अतिरिक्त बोनस प्रदान किए गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं खेड़ा आंदोलन की बात करें तो खेड़ा अवस्थित पहले कहाँ है, तो खेड़ा आपका गुजरात में आता है। खेड़ा कहाँ अवस्थित है, तो ये खेड़ा गुजरात में। अच्छा, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, आपको हम यहाँ बता देते हैं। अहमदाबाद आंदोलन फरवरी, ये आपका प्रश्न में बन सकता है, फरवरी 1918 में हुआ। ठीक है, 1918 में हुआ। ठीक है। और इसके बाद खेड़ा आंदोलन शुरुआत होती है। खेड़ा कब होती है, अप्रैल 1918 में। आपको सजाने के लिए देगा, हो सके बाई डेट में तो। ठीक है। खेड़ा आंदोलन गुजरात में। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह यह है कृषक यानी किसान का सत्याग्रह था। अकाल के बावजूद अंग्रेज जो हैं कर टैक्स की मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, टैक्स की मांग कर रहे थे। परंतु जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ तो टैक्स माफ़ किए गए। मतलब आंदोलन हुआ, उसके बाद टैक्स को माफ़ किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में सरदार पटेल ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। खेड़ा आंदोलन में क्या किया, सरदार पटेल ने महात्मा गांधी का सहयोग किया। खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग कौन किए, तो खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग किए सरदार पटेल। ठीक है। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में भी जानिए। रॉलेट एक्ट क्या था, ये भी आपका जरूरी बन सकता है। तो प्रथम युद्ध के
प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्वेच्छा के लिए सीडियम कमीशन का गठन किया गया। सीडियम कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट भारत में आया 1919 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्ति के बाद स्वेच्छा के लिए सीडियम कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रॉलेट। इन्हीं के नाम पे रॉलेट नाम पड़ा। तो सिडनी रॉलेट थे। रॉलेट एक्ट लेकर के आए। इसके अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रॉलेट के अनुशंसा पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट जो था बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कैसा रॉलेट एक्ट था भाई? ये कैसा कानून था? इस कानून के अंतर्गत क्या होता था कि गिरफ्तार व्यक्ति ना तो मतलब बिना वजह के गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसके बाद ना तो वो अपील कर सकता था, ना ही वो वकील को रख सकता था और ना ही कोई अपना सिफारिश कोई दे सकता था, मतलब दलील कोई दे सकता था। कोई अपना मतलब जो विचार होते विचार भी नहीं दे सकता था। मतलब एक तरह से तो ये हो गया तानाशाही टाइप का। तो इसके कारण भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। इसके कारण भारतीयों ने इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड का। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जालियांवाला बाग है कहाँ? तो ये अमृतसर पंजाब में अवस्थित है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये अवस्थित कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में अवस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस घटना के समय भारत का वाइसराय कौन थे? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। इनका शासनकाल 1916 से 1921 तक रहा था। हम आपको वाइसराय में पढ़ाए होंगे। आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाकर प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस घटना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। यह घटना कब हुई? तो यह घटना बैसाख पूर्णिमा के 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया। 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को स्वामी सदानंद के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल हुए, ठीक है। 8 अप्रैल 1919 को इस घटना को कैसे यहाँ तक पहुँचा, कैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये जानते हैं। तो 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को पंजाब पहुंचने से रोका गया और उन्हें मुंबई वापस भेज दिया गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी, अगर ये प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को पंजाब में एंट्री करने से कब रोका गया, तो 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को रोका गया और उन्हें वापस बैरन लौटा दिया गया मुंबई, ठीक है। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के प्रमुख नेता 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड का तत्कालिक कारण बन जाता है, ठीक है। गिरफ्तारी के विरोध में अब 10 अप्रैल को क्या किए वहाँ के लोगों ने? तो गिरफ्तारी सैफुद्दीन किचलू और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 को किया गया और इस गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक अंग्रेज महिला शेरवुड को तथा एक अंग्रेज कैप्टन
की हत्या कर दी गई। एक अंग्रेज कैप्टन की हत्या हो गई। इस अवस्था के कारण जनरल डायर ने क्या किया, तो गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक अंग्रेज महिला शेरवुड तथा एक अंग्रेज कैप्टन की हत्या हो गई। इस अवस्था के कारण जनरल डायर ने पंजाब में धारा 144 लागू किया। जनरल डायर ने क्या किया, तो धारा 144 लागू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला में अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय एकत्रित हुए थे। अब आते हैं रेवन रिपोर्ट के अनुसार। रेवन कोई रिपोर्ट है, तो रेवन रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाया गया कि 379 व्यक्ति मारे गए, रेवन रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन सरकारी रिपोर्ट था ये, परंतु वास्तविक आंकड़े यह कहता है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु सीएफ एंड्रूज ने इस घटना को जानबूझकर किया जाने वाला हत्या कहा। तो कौन बोले, दीनबंधु और सीएफ एंड्रूज ने इस घटना को जानबूझकर किए जाने वाला हत्या कहा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था नाइटहुड की उपाधि को वापस बैरन लौटा दिया। इस घटना के कारण वायसराय परिषद के, जो कि भारतीय थे, के सदस्य थे शंकर नायर। आपका ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो इस घटना के कारण वायसराय परिषद में सदस्य थे शंकर नायर, इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब आते हैं इस घटना की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया, कौन सा आयोग बनाया गया, तो ये हंटर आयोग बनाया गया। इस घटना के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने रिपोर्ट अप्रैल 1920 में प्रकाशित किया, जिसमें जनरल डायर को निर्दोष साबित किया गया। वाह, इसमें क्या किया गया, जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा, निर्लज्ज रिपोर्ट है, ये बहुत घटिया रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड देख लिए। इसी में आपको पूरा जो भी 1915 के बाद जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी से रिलेटेड और भी जितने उस बीच में छोटा छोटा जो भी कुछ काम हुआ, कार्य हुआ, तो उस सब को हम एक साथ लेकर के आए हैं। आप इसे ध्यान से सुनते जाइएगा। ये समझिए एक तरह से मास्टर वीडियो होगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई, 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन कोलकाता में चित्तरंजन दास के विरोध के कारण असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में, ऐसे तो लगभग दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन में कोलकाता में चित्तरंजन दास के विरोध के कारण असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो सका। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कब, दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ, दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन किया गया। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी। ये आपका प्रश्न में बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन की है, विजय राघवाचारी। ठीक है, इसमें चित्तरंजन दास खुद इन्होंने ही पहले विरोध किया था
कोलकाता अधिवेशन में विशेष अधिवेशन कांग्रेस का 1920 में। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने ही असहयोग आंदोलन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में नागपुर में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी। ठीक है। इसमें चित्तरंजन दास ने खुद असहयोग आंदोलन प्रस्ताव लाया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन के समय 1921 ईस्वी में ब्रिटेन से प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। असहयोग आंदोलन के समय ही भारत में ब्रिटेन से प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। ठीक है, जिनका विरोध प्रदर्शन कई जगह इनके नाम से विरोध प्रदर्शन किए गए। ठीक है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया। ठीक है। चलिए अब इसमें क्या किया गया, क्या क्या घटनाएं हुई असहयोग आंदोलन में, तो इसमें क्या किया गया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो इसमें इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर का एक टिप्पणी था, एक टीका था, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कथन अब बोला कि विदेशी वस्तुओं का होलिका दहन मतलब कि जलाना अविवेकी कदम है, निठुर बर्बादी है। मतलब वो चाहते थे कि कोई भी चीज़ हो बर्बाद ना किया जाए, जलाया ना जाए, विचारों का विरोध किया जाए, वस्तुओं को क्यों जलाया जा रहा है। तो ये कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। उपाधियों का अंत, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। महात्मा गांधी ने क्या किया? कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। और तथा जमनालाल बजाज ने भी क्या किया? राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने भी क्या किया? राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियों का त्याग, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जॉब छोड़ा, वकालत शायद छोड़ दिया, और चित्तरंजन दास ने भी वकालत छोड़ दी। और भी लोग थे जिन्होंने सरकारी पद का त्याग किया। और आगे फिर शराब या फिर नशा पर प्रतिबंध। ठीक है। अब इसमें भी सकारात्मक कुछ कार्य हुए। अब कौन कौन से सकारात्मक कार्य हुए आइए जानते हैं। तो इसमें सकारात्मक कार्य ये हुए कि भारतीयों के द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई। भारतीयों के द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन के समय 1920 ईस्वी में ही जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय असहयोग आंदोलन के समय ही 1920 ईस्वी में स्थापना किया गया। 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बनारस, इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो इनके महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1916 में किया गया। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, 1916 ईस्वी को किया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना। चलिए अब चौड़ा चौड़ी भी कांड जान जाते हैं। चौड़ा चौड़ी कांड क्या था? तो यह असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौड़ा चौड़ी स्थान पर उग्र भीड़ के द्वारा कुछ अंग्रेज पुलिस हत्याकर्मी की हत्या कर दी गई। तो चौड़ा चौड़ी कांड क्या था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौड़ी चौड़ा स्थान पर उग्र भीड़ के द्वारा कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। ठीक है। आंदोलन के
हिंसात्मक हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने बारदौली बैठक की और असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन क्या था, आइए जानते हैं। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की में मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु खलीफा रहते थे। तुर्की में मुस्लिम धर्मगुरु क्या, तुर्की में मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा रहते थे। तुर्की के सेव की संधि, तुर्की के साथ जो सेव की संधि की गई, इस संधि के द्वारा खलीफा का पद जो है समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया। कौन सी संधि थी? सेव की संधि। कौन सी संधि थी? सेव की संधि। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन तुर्की में मुस्लिम धर्म के गुरु खलीफा रहते थे। ठीक है, तुर्की के साथ सेव की संधि, तुर्की के साथ सेव की संधि, इस संधि के द्वारा खलीफा का पद जो है समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया। ठीक है, खलीफा के पद को बचाने के लिए भारत में अली बंधु कौन थे? शौकत अली। अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खलीफा पद को बचाने के लिए भारत में अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत कमेटी 23 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत कमेटी का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत कमेटी का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया और जिसकी अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में मिलाने का विरोध कौन किए थे? तो विरोध कौन किए थे, मतलब इनका कहना था कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। तो कौन नहीं चाहते थे कि मिलाया जाए खिलाफत आंदोलन को और असहयोग आंदोलन में? तो ये नहीं चाहते थे कौन? मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग नहीं चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन का ट्रांसफ़र असहयोग आंदोलन में किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह आते हैं स्वराज दल। स्वराज दल, सब आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। स्वराज दल की बात करें तो स्वराज दल 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया? गया, बिहार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन किए? चित्तरंजन दास ने किया। 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। ठीक है, स्वराज दल गठित करने का प्रस्ताव लाया गया। स्वराज दल गठित करने का प्रयास किया गया, प्रस्ताव को लाया गया, परंतु यह प्रस्ताव जो है स्वीकृति नहीं मिला। ठीक है, तो फिर क्या किया गया? तो फिर इसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया गया। 1923 ईस्वी में किया गया। 1922 के कांग्रेस अधिवेशन गया में, बिहार कांग्रेस अधिवेशन 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की। इसमें स्वराज दल गठित करने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं मिली। फिर 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया गया और इसका प्रथम अधिवेशन, स्वराज दल का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल का जो अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज दल का जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज दल की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा, स्वराज दल का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों के द्वारा स्वराज की प्राप्ति करना था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 1924 ईस्वी में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच समझौता होता है, जिसके तहत स्वराज दल को फिर से स्वराज दल के सदस्य पूना कांग्रेस में शामिल हो सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1925 की बात करते हैं। तो चित्तरंजन दास की 1925 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद स्वराज दल जो है कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन कब आया? तो 1927 ईस्वी में। और 1919 के कानून के 10 वर्ष पूरे होने के पूर्व ही नए कानून निर्धारण के लिए 1927 ईस्वी में जॉन साइमन का गठन किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीय इसका विरोध किए और श्वेत कमीशन के नाम से कहा गया। ये श्वेत कमीशन है, वाइट कमीशन है। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के पंजाब आगमन पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में तीव्र विरोध हुआ और अंग्रेज के द्वारा किनके ऊपर? लाला लाजपत राय के ऊपर। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के पंजाब में जब आगमन किया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में तीव्र विरोध किया गया और अंग्रेज के द्वारा उन पर लाठी का प्रहार किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसी कथन में लाला लाजपत राय ने एक कथन कहा था, एक वाक्यांश बोला था कि मेरे शरीर पर लाठी से जो किया गया प्रहार है, मेरे शरीर पर लाठी से किया गया प्रहार से जो लहू निकला है, लहू यानी खून निकला है, उससे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील की तरह साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप इन कथन को ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट जारी किया, जिसमें कितने सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट में? तो 8 सदस्य थे। तो साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट जारी किया और इसमें 8 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है कब रिपोर्ट को जारी किया गया या प्रकाशित किया गया? तो ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस बैठक की अध्यक्षता 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें प्रत्येक 26 जनवरी 1930 ईस्वी से स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया। क्यों किया? ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया था और इसके बाद बोला 26 जनवरी से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 16 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 16 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन
16 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया। तो फिर इसके बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से डांडी नामक स्थान समुद्र तट की जो दूरी 385 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 385 किलोमीटर पैदल चले और 24 दिन की इस यात्रा में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी नमक के कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के दांडी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि नेपोलियन के पेरिस यात्रा और मुसोलिनी के रोम यात्रा से तुलना किया। तो गांधी जी के दांडी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस यात्रा और मुसोलिनी को रोम की यात्रा से तुलना किया। तो ये आपके प्रश्न में बन सकते हैं। महात्मा गांधी को नमक के कानून के कारण पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी को नमक के कानून के कारण पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में खान बहादुर खान के नेतृत्व प्रदान किया गया। ठीक है, तो खान बहादुर खान को क्या नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संस्था बनाया था जिसे लाल कुर्ती कहते हैं। तो खान बहादुर खान को सीमांत गांधी कहते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संस्था बनाया जिसे लाल कुर्ती कहते हैं और इन्हें फ़ख्र-ए-अफ़गान की उपाधि दी गई प्रदान की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुंबई से 31 मई 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन मुंबई को 31 मई 1930 ईस्वी को सरोजनी नायडू के नेतृत्व में घरासना में नमक के गोदाम पर हमला किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मुंबई में 31 मई 1930 ईस्वी को सरोजनी नायडू के नेतृत्व में घरासना में नमक के गोदाम पर हमला किया गया। ठीक है, यह जानकारी किससे मिलती है? तो यह जानकारी अमेरिकी पत्रकार न्यू फ्रीमैन के संपादक वेब मिलर ने दिया। यह जानकारी अमेरिकी पत्रकार न्यू फ्रीमैन के संपादक वेब मिलर ने दिया। ठीक है, दक्षिण भारत से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किए? तो ये सिराज गोपालाचारी या फिर चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने किया। इंदिरा गांधी के द्वारा बच्चों को मंजरी सेना और बानर सेना का गठन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता। तो दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं। तो दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता। ठीक है, सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं के बीच होने वाला समझौता कहा। इनका कथन है कि गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हो रहा था तो सरोजनी नायडू ने क्या बोला कि ये दो महात्माओं का मिलन है, गांधी और इरविन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से महात्मा गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या किया गया? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से महात्मा गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता हुआ। ठीक है,
जिसमें महात्मा गांधी के अधिकांश मांग को मान लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी के अधिकांश मांग को मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो समाप्त हो गया, परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विफलता के बाद फिर से महात्मा गांधी को पूना के जेल में बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1932 से 1934 ईस्वी तक फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। ये गोलमेज सम्मेलन क्या है? तो ये टोटल 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। सेंट जेम्स पैलेस कहाँ? लंदन में हुआ। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसका विश्लेषण करना ही उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, से 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1930 ईस्वी तक। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसका उद्घाटनकर्ता थे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो इसकी अध्यक्षता कौन किए? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता किया। इसमें कौन कौन से, कहाँ कहाँ से कौन कौन ने भाग लिया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से कौन किए? जयकर। हिंदू महासभा की ओर से कौन भाग लिए? जयकर। उदारवादी दल की ओर से कौन भाग लिए? तेज बहादुर सप्रू। उदारवादी दल की ओर से कौन भाग लिए? तेज बहादुर सप्रू। मुस्लिम लीग की ओर से कौन भाग लिए? आगा खां और अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग की ओर से आगा खां और अली जिन्ना ने भाग लिया। सिख की ओर से कौन लिए? सिख धर्म की ओर से तो सरदार संपूर्ण सिंह ने सिख धर्म की ओर से भाग लिया। दलित की ओर से तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, जिसके कारण यह बैठक जो था असफल रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक कांग्रेस और महात्मा गांधी के केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, भाग लेने के लिए गांधी जी कौन से जहाज़ से गए थे? तो राजपुताना जहाज़ से लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कब आयोजित किया गया? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें सांप्रदायिक पंचार हुआ। सांप्रदायिक पंचार क्या था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचार की घोषणा किया। सांप्रदायिक पंचार में हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया। सांप्रदायिक पंचार में हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया। तो फिर महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचार के खिलाफ पूना के जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके उपवास के 5वें दिन 26 सितंबर 1932 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिराज गोपालाचारी के प्रयास से गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। आपको पूछता है पूना पैक्ट के बारे में, कब हुआ? 1932 ईस्वी, जिसके द्वारा हरिजन के लिए
आरक्षित सीट 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 147, और पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। पूना पैक्ट में भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय का हस्ताक्षर किया गया। पूना पैक्ट में किसका किसका हस्ताक्षर है, तो मदन मोहन मालवीय और फिर भीमराव अंबेडकर का। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब किया गया, 7 नवंबर 1932 ईस्वी को। 7 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिभागी भाग नहीं लिए। गोलमेज सम्मेलन के पश्चात 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब से उठी, कौन किए, इसके बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान की मांग की बात करें तो 1930 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के द्वारा सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र प्रस्तावित किया गया। 1930 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्र प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पाकिस्तान नाम। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली के द्वारा दिया गया पाकिस्तान नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता अली जिन्ना ने किया। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता अली जिन्ना ने किया, जिसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा कौन तैयार किया, तो सिकंदर हायत खान ने तैयार किया था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा कौन तैयार किया, सिकंदर हायत खान ने तैयार किया था। 1919 ईस्वी में सरोजनी नायडू ने कही थी कि अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है। ये कथन कौन बोली, सरोजनी नायडू ने बोली। कब बोली थी, 1919 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त 1940 ईस्वी में लिलिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों को शामिल होने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया, लेकिन परंतु ये असफल रहा। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त की तुलना दरवाजे पर जंग लगे कील से की। तो आप ध्यान रख लेंगे, नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव की तुलना दरवाजे पर जंग लगी कील से किया। ठीक है, अब आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विफलता के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। तो अगस्त प्रस्ताव के विफलता के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कब, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव के विफलता के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द दिया। महात्मा गांधी ने कौन से शब्द दिया, तो सर्वोदय शब्द को दिया। और विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द को दिया और विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। द्वितीय सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। कौन थे तीसरा सत्याग्रही, तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त। चौथा सत्याग्रही कौन थी, और प्रथम महिला सत्याग्रही सरोजनी नायडू थी। पांचवा सत्याग्रही कौन थे, तो मौलाना मजरूल हक, जिन्हें बिहार का गांधी भी कहते हैं। तो पांचवा सत्याग्रही कौन थे, मौलाना मजरूल हक, बिहार के गांधी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की बात करें। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल
ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्देश्य भेजा। 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें कांग्रेस के वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा। 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें कांग्रेस के वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को उत्तर दिन का चेक कहा, यानी खाली चेक बोला है। कौन बोले? महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में बैठक किया गया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कब? जुलाई 1942 में वर्धा बैठक में। ठीक है, इसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, इसमें हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया? सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गिरफ्तार हुए नेता में महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां जेल में रखा गया। आगा खां पैलेस जेल में रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी को अहमदनगर के किले में रखा गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण, शिव कुमार, रामानंद को हजारीबाग के जेल में रखा गया। तो राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण, शिव कुमार, रामानंद को हजारीबाग के जेल में रखा गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल से नेपाल भाग गए। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से नेपाल भाग गए, जेल से किसी तरह से भाग गए और वहाँ आज़ाद दस्ता का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन, नेतृत्व विहीन आंदोलन रहा, क्योंकि सारे नेता तो जेल में बंद हो गए, तो नेतृत्व कौन करता? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने महात्मा गांधी के जेल जाते समय का वर्णन किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे? तो उस समय थे अमेरिकी पत्रकार कौन थे? आप बताएंगे कौन थे? तो ध्यान रख लेंगे, अमेरिकी पत्रकार कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन हुए? आप हमें बताएंगे, जवाब देंगे। तो उस समय वेब मिलर थे। ठीक है, कौन थे? वेब मिलर। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समांतर सरकार का गठन। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के समांतर, मतलब कि अलग से इन्होंने सरकार ही बना लिया था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया। सतारा महाराष्ट्र में वाईकी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा स्थापित किए गए, इन्होंने अपना ही सरकार बना लिया। 21 दिनों के हड़ताल के बाद 6 मई 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को
बीमारी के कारण 21 दिनों का जो हड़ताल किए, भूख हड़ताल, उसके बाद वे बीमार हो गए। 6 मई 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। अंग्रेजों के तीव्र दमन के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो पाया। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड टॉपिक थे जो हमने आपको बताने का प्रयास किया आपको। ठीक है, आपको महात्मा गांधी से जो भी फैक्ट बने हैं वो सभी आपके इस महात्मा गांधी का चैप्टर में मिल जाएगा। हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप इसे बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।